हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर न्यूज़ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो देखते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में आए हैं। तो सबसे पहला है अटल ब्रिज, फिर उसके बाद स्मृति वन मेमोरियल, और ये बेस्ड है मियावाकी मेथड पे। तो मियावाकी मेथड हम देखेंगे, और अभी मियावाकी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2022 में, तो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। फिर उसके बाद माओन साइक्लोन और डिज़ाइन लेड इंसेंटिव स्कीम है, जो कि पीएलआई का ही एक तरह से एक्सटेंशन है। पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आप जानते होंगे। तो चलिए, फिर उसके बाद लास्ट हमारा आर्टिकल ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो अभी एनओएए की रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट ने कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई हैं, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे और ओजोन से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन से। हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो कि अटल ब्रिज से रिलेटेड है। अभी ये जो अटल ब्रिज है, आप देख सकते हैं इसकी फ़ोटो, इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? साबरमती रिवर पे। साबरमती रिवर कहाँ पे सिचुएटेड है? अहमदाबाद में। तो वहाँ पे ये जो ब्रिज है, इसको इनॉग्रेट किया गया। ये करीब 300 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर लंबा ब्रिज है और करीब 14 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये मेनली पेडेस्ट्रियन के लिए, पेडेस्ट्रियन मतलब कि जो लोग पैदल चलना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए ये ब्रिज है, और ये अहमदाबाद में है। तो इसका नाम है अटल ब्रिज। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि स्मृति वन मेमोरियल से रिलेटेड है। तो ये भी गुजरात का ही न्यूज़ है। तो गुजरात में अभी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी इनॉग्रेट किया है, स्मृति वन मेमोरियल को। आप जानते हैं कि आज से कई साल पहले 2001 में भुज, जो कि गुजरात में है सिचुएटेड, वहाँ पे बहुत ही हैवी अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई थी। बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। कहा जाता है करीब 13,000 पीपल जो हैं उनकी डेथ हुई थी इस अर्थक्वेक में। तो उन्हीं की याद में, उनके करज को याद करते हुए ये एक मेमोरियल स्थापित किया गया है। इसमें जो लोगों की डेथ हुई थी उस वक्त उस अर्थक्वेक से, तो उनके नाम भी इस पे अंकित हैं। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये स्मृति वन गुजरात के भुज एरिया में, जो कि भुजियो हिल के पास है, वहाँ पे भुज टाउन में सिचुएटेड है। और ये जो बेस्ड है, ये कहा जा रहा है, जो रीजन है यहाँ का आसपास का, इसको डेवलप किया जाएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप किया जाएगा मियावाकी मेथड से। तो ये मियावाकी मेथड क्या है? ये आपने नाम सुना होगा इसका, आई एम श्योर। ये एक जो मियावाकी है, ये नाम है, एक जापानीज बॉटनिस्ट थे, जो कि पेड़ पौधों के विशेषज्ञ होते हैं, बॉटनिस्ट। तो उन पे बेस्ड है, उनका नाम था अकीरा मियावाकी। तो उन्होंने एक तरीका बताया था, एक मेथड बताया था, जिसके थ्रू हम किसी भी फॉरेस्ट को, कोई जंगल जो है कहीं पे भी, किसी भी रीजन में, चाहे वो गांव का इलाका, रूरल इलाका हो, अर्बन इलाका हो, वहाँ पे हम जंगल को बहुत ही कम टाइम में काफ़ी डेंसर जो है, मतलब वैसे क्या होता है कि अगर मान ली किसी चीज़ को, आप डिफॉरेस्टेशन हो जाता है किसी एरिया में, कि वहाँ पे जो है पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तो वहाँ पर वापस पेड़ पौधों का उगना, और जो पुराना जैसे जंगल था, जो प्रॉपर वहाँ की इकोलॉजी थी, तो उसको वापस लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। ये कहा जाता है अगर उसको आप ऐसे छोड़ देंगे तो कम से कम 200 से 300 साल लग जाएंगे उसको प्रॉपर बिल्डअप होने में, जैसा वो ऑलरेडी फॉरेस्ट रहा करता था एक समय पे। तो ये जो मेथड है मियावाकी मेथड, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, उसी तरह का जो फॉरेस्ट है जिसको बनाने में बहुत साल लगेंगे, वो काफ़ी कम समय में और काफ़ी एफिशिएंटली बहुत ही डेंस फॉरेस्ट बनाया जा सकता है। और इस मेथड से अगर किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो करीब 20 से 30 साल में हम काफ़ी अच्छा क्वालिटी का फॉरेस्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मियावाकी मेथड था। इसके कुछ तरीके बताए गए हैं, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे पहले लैब में ही इसको, जो बीज है उसकी सैपलिंग कर लेंगे, फिर उसको आगे, मतलब आप ये तरीका इसका देख सकते हैं, फिर उन सीड्स को घर में ही, कहीं घर में या फिर कहीं पर भी लैब में उसको उगाएंगे। फिर इसको जाके जो एरिया जहाँ पे आपको इसको जो है उगाना है, इस जंगल को, वो एरिया जहाँ पे आपको अर्बन फॉरेस्ट बनाना है, वहाँ पे जाके उस सैपलिंग को कुछ समय तक रखेंगे। फिर धीरे धीरे मेनली देखिए, पहले इसका जो मेन पर्पस क्या होता है कि जहाँ पर ये जो फॉरेस्ट बनाया जाएगा, ये मेनली नेटिव होना चाहिए। नेटिव मतलब देसी पेड़ों के लिए ये मेनली है, बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं इंडिया में रहते हो, आप अमेरिका से कोई फॉरेस्ट ला रहा हो, कोई पेड़ ला रहा हो, उसको लाके यहाँ पे उगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा। ये मेनली देसी ब्रीड के लिए होता है। तो देसी ब्रीड के लिए आपको
प्रॉपर वहाँ की जो मिट्टी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से कौन से पेड़ लगाने यहाँ पे सुटेबल रहेंगे, तो ये उसी पे बेस्ड होता है। तो ये बस एक तरीका ये बताया गया है कि क्या क्या करना है, तो आप देख सकते हैं। और ये कुछ समय में ये काफ़ी अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है पहले जहाँ ऐसा हुआ करता था तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मियावाकी मेथड है। तो ये जो क्वेश्चन आया था 2022 में, हम उसको देखेंगे यूपीएससी का। तो मियावाकी मेथड जो है वेल नोन फॉर किसके लिए जाना जाता है, तो पहला स्टेटमेंट है प्रमोशन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इन अरिड एंड सेमी अरिड रीजन। तो कॉमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेवलप गार्डन यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लोरा। फिर उसके बाद क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया। फिर लास्ट स्टेटमेंट हार्वेस्टिंग विंड एनर्जी ऑन कोस्टल एरिया ऑन सी सरफेस। तो आपको क्या लगता है, इसका आंसर मुझे लगता है सी होगा, मिनी फॉरेस्ट अर्बन एरियाज में बनाने का ये तरीका है मियावाकी मेथड। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि मायोन साइक्लोन से रिलेटेड है। मायोन साइक्लोन जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन आप जानते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ये सारे इस रीजन में जो भी साइक्लोन होंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन होंगे। तो ये अभी कहाँ पे, फिलीपीन में आया है, जिसकी वजह से कुछ लोग 3 लोग इंजर्ड हो गए हैं और काफ़ी लोग डिस्प्लेस हो गए हैं इस साइक्लोन की वजह से। तो इसका नाम है मायोन और कहाँ पे आया था, फिलीपीन में आया था। तो हम साइक्लोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे हर साइक्लोन का जो नाम होता है ये हर जगह पे अलग अलग नाम से होता है। हम लोग यहाँ इंडियन रीजन में रहते हैं तो हम इसे साइक्लोन बोलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहाँ पे लोग इसको विली विली बोलेंगे। फिर उसके बाद टाइफून है। आप जाएंगे अगर पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक के वेस्ट साइड पे इसको टाइफून बोला जाता है, वही ईस्ट साइड पे इसको हरिकेन बोला जाता है अमेरिकन साइड में। तो आप देख सकते हैं इसके हर जगह के अलग अलग नाम हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। फिर उसके बाद अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि डिज़ाइन लेड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड है। तो ये जो डिज़ाइन लेड इंसेंटिव स्कीम है, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन, जो कि पार्ट है इसका, ये जो DLI स्कीम का पार्ट है। इसमें कुछ कंपनी जो कि सेमी कंडक्टर बना रही हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। उनकी डिज़ाइन जो है वो नई नई सेमी कंडक्टर को डिज़ाइन करे, तो उसकी डिज़ाइन के बेस्ड पर उनको कुछ फ़ायदे दिए जाएंगे, कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे जो कि उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इवन उनके मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनका जो सेल होगी उसमें भी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो हम देखते हैं DLI स्कीम। तो ये पार्ट है PLI स्कीम का। PLI स्कीम आप जानते होंगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है 2 साल पहले इसको लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम का मेन पर्पस था काफ़ी सेक्टर, जैसे कि ये जो स्कीम है कुछ सेक्टर, जैसे कि अभी तो टोटल 14 सेक्टर हैं, बट उसमें से कुछ मेन सेक्टर का नाम लेना चाहूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, माइनिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया। अब जैसे इसको ड्रोन और केमिस्ट्री, सेल बैटरीज हैं, सोलर पावर है, इन सब में भी इंक्लूड किया गया है। और इस स्कीम का मेन पर्पज़ है कि हम इंडिया में बढ़ावा दें, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी चीज़ें, आत्मनिर्भर भारत, उस पर बढ़ावा दिया जाए। और साथ ही साथ बाहर से कंपनियां उनको अट्रैक्ट किया जाए इंडिया में, ताकि वो इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करें और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करें। तो ये मेन पर्पस है PLI का, कि आप समय के साथ साथ अगर हर साल आप इंक्रीमेंट बढ़ा रहे हो अपने प्रोडक्शन का, तो उस इंक्रीमेंट पे जितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो उस पर कुछ परसेंटेज सरकार आपको फ़ायदा देगी। आप देख सकते हैं 6 से 4% के अराउंड फ़ायदा मिलेगा कंपनीज़ को। ये अगले 5 साल तक ये स्कीम जो है ये रहेगी। और यही जो DLI स्कीम है जो कि अभी इसके बाद लॉन्च की गई, तो इसका भी मेन पर्पस है ये ऑफ़र करेगा 1% ज़्यादा एडिशनल इंसेंटिव किससे, PLI स्कीम से। और ये मेनली बेस्ड है सेमी कंडक्टर जो है उन पे बेस्ड है। और इस स्कीम के थ्रू देखिए, इस जो DLI स्कीम है इससे और PLI में क्या डिफरेंस है। PLI का तो फिक्स है, 14 सेक्टर जो है अभी धीरे धीरे, पहले तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे ही था, फिर धीरे धीरे इनको बाकी सेक्टर पे भी लगा दिया गया है। अभी करीब 14 सेक्टर हो गए हैं। तो ये जो DLI स्कीम है, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो इसमें जो फिजिकल सपोर्ट मिलेगा अगर कोई भी कंपनी है, जो कि मेन चीज़ पहले इसमें ये है एलिजिबल कौन कौन सी कंपनी होगी। जो कंपनियाँ इंडिया में रजिस्टर्ड हैं वही कंपनी एलिजिबल होगी। इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भले वो बाहर से आ रही हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही हो, चाहे वो इंडिया की हो, तो उसका इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
और फिर उनको फिजिकल सपोर्ट किस तरह से दिया जाएगा। एक तो प्रोडक्शन डिज़ाइन लिंक्ड, ये जो DLI की बात हो रही है कि करीब जो उनका जो पूरा कॉस्ट लगा है उसको बनाने में, डिज़ाइन को बनाने में, तो उसका जो कॉस्ट टोटल है उसका करीब 50% जो है जो लोग एलिजिबल होंगे, जिनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनको 50% जो है गवर्नमेंट दे देगी जो पैसा उनका लगा था। फिर उसके बाद जब वो सेल करेंगे, तो सेल जब करेंगे तो उनकी सेल जो इंक्रीज़ होगी हर साल, तो उस पर 6% से 4% के अराउंड नेट सेल पर उनको फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम के थ्रू। और इसका जो टेन्योर है 5 साल का है। देखिए, इसको अभी जनवरी में 1 जनवरी 2022 जो है तब से इसको स्टार्ट किया गया था कि एप्लीकेशन दे सकती हैं कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर को, ये जो चिप हैं इनको बना रही हैं, वो अपना एप्लीकेशन दे सकती हैं। हो सकता है कोई नई कंपनी इस वक्त बने तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। और ये जो पोर्टल है ये करीब 2022 से लेकर 2024 तक के 31 दिसंबर तक खुला हुआ है। और इस बीच में जो जो कंपनियां एप्लीकेशन डालेंगी उसमें से करीब 100 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा, डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर कंपनी की डिज़ाइन को, और उनको ये सपोर्ट मिलेगा। ये वाले जो फ़ायदे दिए हुए हैं इस स्कीम के थ्रू, वो सिर्फ इन 100 कंपनी को मिलेंगे जो कि सेलेक्ट की जाएंगी इसके थ्रू। तो आई थिंक आपको डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव समझ में आ गया होगा स्कीम ये क्या है। फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर से पे बेस्ड है। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई है NOAA नोआ, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ US। तो ये एक US की एजेंसी है, उनकी एक रिपोर्ट आई है ओजोन के डिप्लीशन से रिलेटेड कि ओजोन लेयर का आप जानते हैं जो समताप मंडल, आप पहले देख लीजिए ओजोन लेयर कहाँ पे होती है मेनली। ये ओजोन लेयर जो है ये हमारा जो ट्रोपोस्फेयर या फिर क्षोभ मंडल और जो समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बीच वाले रीजन में ये ओजोन लेयर रहती है। और इसका मेन काम होता है जो हम सन से जो रेज आती हैं, जो भी रेज आएंगी सन से, कुछ कुछ उसमें बहुत हार्मफुल रेज होती हैं जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, वो जब अगर धरती पे आ गई तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वेजिटेशन है, इंसान है, जो जानवर है, सब पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है उनकी स्किन पे। मेन कॉज हो जाता है कि स्किन कैंसर हो जाता है, और भी चीज़ें हो जाती हैं इन हार्मफुल रेज की वजह से। बट ये जो ओजोन लेयर है ये एक हद तक इसको रोक के रखती है। ये जो हार्मफुल रेज हैं जो सन से आती हैं यहाँ तक, वो नहीं है। तो हमारे लिए ओजोन लेयर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारा जो इकोसिस्टम है, पूरा जो हमारी अर्थ है, इसको एक तरह से सुरक्षा कवच देती है। बट लेकिन आप जानते हैं बहुत समय से ये जो ओजोन लेयर है ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है कुछ कुछ रीजन में, जैसे पोल के रीजन पे ये जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। तो काफ़ी जो वर्ल्ड ने, पूरे वर्ल्ड के काफ़ी गवर्नमेंट ने मिल के इस पर जो है कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल लाए थे, जिसमें जो भी सब्सटेंस, कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि इसके डिप्लीशन में जो है योगदान देते हैं, जैसे कि आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ये सब कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं जो कि मेनली कहाँ हमारे घर से ही निकलते हैं, जैसे कि हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया। तो ये जितने भी कूलिंग वाली डिवाइसेस होती हैं उसमें से ये सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं जो कि ओजोन के लिए ख़तरनाक है वो निकलती हैं। तो सारी गवर्नमेंट ने मिल के, आपको पता होगा, 3 फेमस ओजोन से रिलेटेड रेगुलेशन रही हैं, कन्वेंशन रहे हैं। तो मैं एक बार उनका नाम लेना चाहूँगी कि पहला तो ये वियना कन्वेंशन जो आप जानते हैं कब हुआ था, 1985 में। फिर उसके बाद आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए किया गया था। कब आया था? 1987 में, इसके 2 साल बाद। फिर उसके बाद किगाली अमेंडमेंट जो कि इसी का अमेंडमेंट है। तो ये जो प्रोटोकॉल रहे हैं ये आज तक के सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और हम देख सकते हैं अभी जो रिपोर्ट आई है इसमें भी बताया गया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो रहते हैं मिड लैटिट्यूड में, वो उनका जो है क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, जो कि अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।